मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। मंच पर उपस्थित देवेंद्र कुमार जोशी जी, मंच के सामने बैठे हुए अंडमान निकोबार के सांसद महोदय, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय, गृह विभाग और यहां के प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित प्यारे भाइयों और बहनों, आज दूसरी बार मेरे जीवन में मुझे आजादी के तीर्थ स्थल पर आने का मौका मिला है। मैं जब जब यहां आता हूं एक नई ऊर्जा और प्रेरणा प्राप्त कर कर वापिस जाता हूं, क्योंकि ये वो जगह है जहां पर अनेक नामी अनामी स्वतंत्र सेनानियों ने अनमानवीय टॉर्चर सहा है, अपना सर्वस्व बलिदान किया है और कठोर से कठोर हृदय के संकल्पवान व्यक्ति को तोड़ दे इस प्रकार की सभी यातनाओं को सहने के बावजूद भी जाते वक्त भी वंदे मातरम और भारत माता के जय घोष के साथ हो वापिस गए। देश भर के लोगों के लिए अंग्रेजों ने बनाई हुई सेल्युलर जेल सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है और इसीलिए सावरकर जी कहते थे, ये तीर्थों के अंदर महातीर्थ है जहां पर आजादी की ज्योति को प्रज्वलित करने के लिए अनेक हुतात्माओं ने अपना बलिदान दिया। और मेरी ये आज की इस तीर्थ स्थान की मुलाकात इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वर्ष हमारे आजादी के अमृत महोत्सव का वर्ष, आजादी के संग्राम से प्रेरणा लेकर फिर से एक बार अपने आप को देश के लिए समर्पित करने का वर्ष और अमृत महोत्सव के मौके पर जब आजादी के 100 साल पूरे होंगे, सदी पूरी होगी, तब भारत कैसा महान होगा इसका संकल्प लेने का वर्ष। और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस वर्ष को बहुत उत्साह के साथ आजादी के अमृत वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय किया है और पूरे देश की जनता इस फैसले से न केवल खुश है, अपना सहभागिता देने के लिए उत्साहित भी है। और आज स्वतंत्रता आंदोलन की तपोस्थली पर, संकल्प स्थली पर जब मैं आया हूं तब सबसे पहले 1000 से ज्यादा स्वतंत्र सेनानियों के बलिदान और उनके संकल्प को बहुत सम्मान के साथ नमन कर कर मेरी बात की मैं शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज विजयादशमी, विजयादशमी के दिन को हम पूरे भारतवर्ष में बुराई पर अच्छाई के विजय के प्रतीक के रूप में बनाते हैं और आजादी का एक तीर्थ स्थल भी बुराई पर अच्छाई के विजय का प्रतीक है। यहीं पर एक संकल्प लिया गया था, भारत देश को, भारत माता को कोई गुलाम नहीं रख सकता। कितना भी ताकतवर शासन हो, उनको कोई अधिकार नहीं है इस महान देश पर शासन करने का। हम स्वतंत्र होंगे और अपनी विजय गाथा हम खुद लिखेंगे। और आज देखिए, आजाद हुए 75 साल हो गए और मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया के अंदर अपना स्थान प्रथम पंक्ति के डेमोक्रेटिक कंट्री के नाते प्रस्थापित किया है। मुझे लगता है आज जहां पर भी ये सारे हुतात्माओं की जहां पर भी उपस्थिति होगी,
इनके मन को सुकून और शांति का अनुभव होता होगा। क्योंकि अब जो रास्ता मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने आगे बढ़ाया है, जिस रास्ते पर चलने का निर्णय किया है और जिस रास्ते पर 7 साल के अंदर एक बहुत लंबी मजल हम काट कर यहां खड़े हैं, वो पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं है, आगे बढ़ने का रास्ता है। और सावरकर और सन्याल जैसे, भाई परमानंद जैसे वीर स्वतंत्र सेनानियों की संकल्पना का भारत बनाने का रास्ता है। इसलिए मुझे आज यहां आकर बहुत बहुत आनंद भी होता है और बहुत उष्मा भी मैं महसूस करता हूं। आज स्वतंत्र वीर सचिन सन्याल की कोठरी में जाकर उनके चित्र पर माल्यार्पण किया मेरे जैसे व्यक्ति के लिए भाव विभोर होने वाला क्षण था। शायद ये सभी स्वतंत्र सेनानियों में सचिन सन्याल जी एक ही व्यक्ति थे जिनको 2 बार काला पानी में लाया गया था और 2 बार सजा हुई थी। और पश्चिम बंगाल का हमारे स्वतंत्रता के संग्राम में बहुत बड़ा विशिष्ट योगदान रहा। मैं जब यहां आता था तो 1938 तक के सारे स्वतंत्र सेनानियों को जिनको यहां लाया गया, उनकी सूची बड़े सम्मान के साथ यहां बनाई है, उसको देखा। बंगाल को ही ये गौरव प्राप्त है कि सबसे ज्यादा स्वतंत्र सेनानी बंगाल और पंजाब से यहां पर आए। और ये पूरे देश के लिए गौरव की बात है कि सचिन सन्याल इतनी यातनाएं सहन करने के बाद जब वापिस गए, फिर भी इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष नहीं रोका और मां भारती को गुलामी की जंजीरों से स्वतंत्र कराने का अपना अभियान भी नहीं रोका। फिर से आना पड़ा, परंतु वो अभियान उन्होंने चालू किया। ये पुण्यात्माओं का मैं आज यहां पर आशीर्वाद भी मांगता हूं और उनसे प्रेरणा भी प्राप्त कर फिर से एक बार अपने आप को महान भारत के संकल्प के लिए मैं समर्पित करता हूं। मित्रों, आज जब हम यहां बैठे हैं, वीर सावरकर को याद करे बगैर कैसे जी सकते, कैसे जा सकते। सेल्युलर जेल को सावर जी के मनोभाव से तीर्थ स्थान बनाने का काम सावरकर जी ने करा था। उन्होंने पूरी दुनिया में एक संदेश दिया कि कितने भी जुर्म कर लो, कितनी भी यातनाएं दे दो, कितने भी अमानवीय बर्ताव कर लो, मगर मेरे अधिकार को आप रोक नहीं सकते और मेरे देश को स्वतंत्र करने का मेरा अधिकार है, ये जन्मसिद्ध अधिकार है। इसकी सिद्धि यहां वीर सावरकर ने करी थी। आज मैं उनको जहां रखा था वहां पर भी जाकर आया। इसके सामने ही फांसी घर है, इसके सामने ही कोलू के अंदर बैल की जगह हमारे स्वतंत्र सेनानियों को जोड़कर तेल निकालने वाली स्थली भी उसके सामने, उसके सामने ही पूरी बेड़ियों की जंजीरों में रोककर बांधकर कोड़े से देने की सजा का स्थल भी उन्हें। न जाने 10 साल के अंदर सावरकर जी ने कितने कितने अत्याचारों का यहां अनुभव किया होगा और 10 साल के अंदर सावरकर जी ने कितने फांसी पर चढ़ते हुए वीर स्वतंत्र सेनानियों का अंतर्नाद भी सुना होगा। और फिर भी दृढ़ता के साथ वीर सावरकर स्वतंत्रता संग्राम के जुड़े। मित्रों, वीर सावरकर को वीर की उपाधि कोई सरकार ने नहीं दी, कोई प्रशासन ने नहीं दी है। 130 करोड़ की जनता ने मन से सावरकर जी के आगे वीर शब्द को जोड़ा है। वो उनके पराक्रम और उनकी देशभक्ति को एक्नॉलेज करने के, अनुमोदन करने के लिए जोड़ा है। आज कुछ लोग सावरकर जी के जीवन पर सवाल उठा रहे हैं। बड़ा दुख होता है, दर्द होता है, वेदना होती है
कि जिस व्यक्ति को एक ही जीवन में 2 जन्म टिप की सजा हुई, उस व्यक्ति की देशभक्ति पर आप सवाल उठा रहे हैं। जिस व्यक्ति ने कई किलोमीटर दूर स्टीमर से छलांग लगाकर भारत के लिए लड़ने का फैसला किया, फ्रांस की धरती पर जाने का फैसला किया, उस व्यक्ति की वीरता पर आप प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। जो कोल्लू का बेल बनकर 30 पाउंड तेल निकालने की सजा झेलता रहा, उस व्यक्ति की देशभक्ति पर आप सवाल उठा रहे हैं। अरे शर्म करो भाई। एक बार यहां आकर ये तीर्थ स्थान की मुलाकात ले लो तो मन में से सारी शंकाओं का निर्मूलन हो जाए। मैं पहले आया था तब भी स्वतंत्र सेनानियों के स्मृति में यहां एक अमर ज्योत सूरी की, जो 24 घंटा 365 दिन पूरे भारतवर्ष को प्रेरणा देती है। उस पर भी वीर सावरकर का नाम था, उसको उखाड़ दिया गया था। मगर उखाड़ने वालों का समय लंबा नहीं होता है। आज गौरव के साथ वहां पर फिर से वीर सावरकर का, सावरकर जी के पास भी सारी सुविधाएं थी कि अपने व्यक्तिगत जीवन को अच्छा कर सके। बहुत विद्वान व्यक्ति थे, अनेक भाषाएं जानते थे। अभी हमने उनकी उर्दू में लिखी हुई कविताएं सुनी। भाषा क्या करती है, भाव जो मन में होता है वो ही अभिव्यक्त होता है। मन में एक आदर्श देशभक्त का भाव था, इसकी अभिव्यक्ति अनेक भाषाओं में हुई। ये बहुत बड़े भाषा शास्त्री थे, बहुत बड़े समाज सुधारक थे, बहुत बड़े स्वातंत्र्य सेनानी थे, एक ऊर्जावान वक्ता थे और एक बहुश्रुत, जिसको सुनने का मन हो ऐसे वक्ता थे। और उनकी लिखी हुई किताबों से मालूम पड़ता है कि मां सरस्वती की उनकी लेखनी पर इतनी कृपा थी कि उन्होंने जो लिखा, सन 57 का स्वातंत्र संग्राम, 1857 का स्वातंत्र संग्राम, उसको छपने से पहले ही अंग्रेजों ने बैन कर देना पड़ा था। शायद दुनिया में एक ही पुस्तक ऐसी है जिसको छपने से पहले प्रतिबंधित होना पड़ा, मगर प्रतिबंध रखने वाले चले गए। वो पुस्तक आज मेरे जैसे कई देश के लोगों के पास प्रेरणा स्थल के रूप में सावर जी के विचारों को हमें परिचय कराती है। मित्रों, इतना बड़ा विचारक, इतना बड़ा साहित्यकार, इतनी वीरता कि एक ही जीवन में 2 काला पानी की सजा हो और उसके लिए हम विवाद खड़ा करें। मगर विवाद सावरकर जी के लिए नहीं होता है, क्योंकि देशनी जनता ने अपने मन से अति सम्मान के साथ, अति श्रद्धा के साथ उनके नाम के सामने वीर जोड़ा है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। और उनके जीवन की देश के प्रति समर्पण और देशभक्ति की उत्कृष्ट भावना का उदाहरण है। जब उनका शरीर काम नहीं कर सकता था, हमने देखे ढेर सारे लोगों को जीवन जीने का मोह बड़ा होता है। सावरकर जी के जीवन में एक ऐसा समय आया कि शरीर काम नहीं करता। उन्होंने संदेश दिया कि मेरा शरीर अब काम नहीं करता है, ये भारत माता के काम का नहीं है। मैं जन्म से हिंदू हूं, पुनः जन्म में मानता हूं। मैं मेरे शरीर का आत्म विसर्जन करना चाहता हूं और खान पान, पानी और अनाज छोड़कर अपने आप को विसर्जित कर कर फिर से एक बार भारत माता की सेवा में आने के लिए जिस आदमी ने मार्ग प्रशस्त किया, वो 10 साल अपने जीवन के युवानी के यहां पर रहा है। और इसीलिए ये तीर्थों में महातीर्थ, इसीलिए भारत के युवाओं के लिए प्रेरणा स्थल है, और इसीलिए यहां आकर ऊर्जा और प्रेरणा और शक्ति तीनों प्राप्त होता है। मित्रों, आज मुझे बहुत आनंद है कि आजादी के 75वें साल में हम यहां पर उपस्थित है और इस सभी हुतात्माओं को श्रद्धांजलि दे सकते हैं। मित्रों, मोदी जी ने आजादी के 75 साल, आजादी का अमृत महोत्सव
मनाने का इसलिए निर्णय लिया है कि विशेषकर युवा पीढ़ी को आजादी के संग्राम की जानकारी मिले। अनेक जाने अनजाने जिनका नाम गुमनाम हो गया, ऐसे अनजान शहीदों को, अनजान स्वतंत्र सेनानियों के वीरता के और आजादी में उनके योगदान का परिचय हमारी युवा पीढ़ी को हो। एक और आजादी के अमृत महोत्सव के माध्यम से देश की युवा पीढ़ी में फिर से एक बार देश के लिए कुछ करने का जज्बा और देशभक्ति को जागरूक करना है। और दूसरी ओर इस देश को कैसा बनाना है, महान भारत कैसा होगा। मोदी जी हमेशा कहते हैं भारत प्रथम। वो कल्पना क्या है, इसके लिए संकल्प लेने का भी यही वर्ष है। यहां से मैं पूरे देश के युवाओं को कहना चाहता हूं कि हम आजादी के बाद ही जन्मे हैं। हमें आजादी के लिए मरने का मौका तो नहीं मिला, देश के लिए मरने का मौका नहीं मिला, मगर क्या हम देश के लिए जी सकते हैं, देश के लिए जीने का निर्णय कर सकते हैं? और अगर ये निर्णय हम करना चाहते हैं तो आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष के अलावे कोई अच्छा मौका हो नहीं सकता, और इस सेल्युलर जेल के अलावे कोई अच्छा स्थान हो नहीं सकता। मित्रों, देश भर के युवाओं को देश के विकास के साथ, देश के भविष्य के साथ, देश को महान बनाने के संकल्प के साथ जोड़ने का स्वप्न इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। और इसीलिए आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का एक निर्णय हुआ है। और मुझे बड़ा गौरव है कि इसी आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ही मैं आज इस महान तीर्थ स्थल पर उपस्थित हूं और यहां अमर हुतात्माओं को श्रद्धांजलि देकर मैं यहां आया हूं। मित्रों, ये जेल का इतिहास है। सन 57 की प्रथम क्रांति से लेकर 1938 तक अंग्रेजों के लिए जो सरदर्द बन जाते थे, वो सारे स्वतंत्रता सेनानियों को यहाँ लगभग 1000 के करीब लोगों ने यहाँ पर अपने जीवन के उत्तम वर्ष यातना सहन करते करते निकाले हैं। कई लोगों ने यहीं पर दम तोड़ दिया, कई लोग यहाँ पर पागल भी हो गए इस प्रकार की यातनाओं को सहन करते करते, मगर वो कभी भी अंग्रेजों के सामने झुका नहीं है। सन 57 की क्रांति के बाद यहां पर जो पहला जत्था लाया गया, उसमें से 90% लोग बहुत शास्त्रों के विद्वान थे, जमींदार थे, बड़े बड़े सेनानी थे, बड़े योद्धा थे। ऐसे लोगों को यहां मजदूरी कराकर जेल बांधने के काम में लगा दिया गया था, मगर फिर भी इन्होंने माफीनामा नहीं दिया। फिर भी इन्होंने मन से देशभक्ति की ज्वाला को जरा एक समय के लिए भी बुझने नहीं दिया। लड़ते रहे, अपने जीवन तक लड़ते रहे। और सन 57 क्रांति से लेकर जब हमारा आजादी का आंदोलन समाप्त हुआ, तब तक न जाने कितने कई लोग यहां पर आए। महाराष्ट्र के फड़के जी, इनके आंदोलन में जो रामोसी सशस्त्र आंदोलन हुआ, उसके योद्धा भी यहां आए। मणिपुर बर्मा का स्वतंत्र संग्राम, इसके योद्धा भी आए। पंजाब के गदर आंदोलन के योद्धा भी आए। बंगाल के अनुशीलन समिति के लोग भी आए। अलीपुर मामले के सारे स्वतंत्र सेनानियों को भी यहां लाया गया। ढेर सारे स्वतंत्रता के लिए किए गए प्रयास यहां पर आए। यहां सावरकर बंधु दोनों भाई कई सालों तक रहे। मोतीलाल वर्मा, बाबूराम हरि, पंडित परमानंद, लद्दाराम, सचिव सन्याल, उल्हासकर दत्त, बारिंद कुमार घोष, भाई परमानंद, पृथ्वी सिंह आजाद, पुलिन दास, त्रिलोक्यनाथ चक्रवर्ती, गुरुमुख सिंह, ढेर सारे लोगों की एक लंबी सूची है जिन्हें यहां मां भारती के लिए अमानवीय यातनाओं को सहन करने का काम किया। और ढेर सारे ऐसे स्वतंत्र आंदोलन की घटनाएं हैं जिनके वीरता के साथ लड़ने वाले लोग यहां आए और यहां जो पशुओं जैसा व्यवहार होता था, वो पशुओं जैसा व्यवहार सहन किया। मेरे देश भर के युवाओं को
यही कहना था कि हम तब तक कल्पना नहीं कर सकते कि हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने कितनी यातनाएं सही है जब तक इस सेल्युलर जेल का, ये महान तीर्थस्थल का यातना खाना नहीं देख। किस प्रकार से व्यक्ति के मनोबल को, शरीर को तोड़ने का प्रयास क्रूर अंग्रेजी शासकों के द्वारा यहां होता था, ये उसका उत्कृष्ट उदाहरण है। मेरा सभी से अपील है, एक बार जरूर यहां पर आइए और यहां आकर ये हुतात्माओं को श्रद्धांजलि देने का काम करिए। यहां वीर सावरकर ने अनेक रचनाएं की और जो रचनाएं आज भी देश भर के युवाओं को देशभक्ति की और राष्ट्र के सर्जन की प्रेरणा देती हैं। और कई लोगों ने यहां पर रचनाएं की। मेरा आजीवन कारावास वीर सावरकर ने लिखा, कमला कविता भी यहीं पर लिखी, बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सान्याल ने लिखा, जेल के जीवन के 12 साल उल्लासकर दत्त ने लिखे, द टेल ऑफ माई एक्सिल बारिंद्र घोष ने लिखा और ये सब ने इसके अंदर इसका वर्णन किया है। मित्रों, आज देश आजाद है। इसी हुतात्माओं के प्रयास के कारण आज हम आजादी की सांस ले रहे हैं, गौरव के साथ विश्व के सामने दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर हम गौरव के साथ खड़े हैं। इसकी नींव ये आजादी के लड़ने वाले स्वतंत्र सेनानियों ने रखी। और मोदी जी ने 2014 से देश में एक परिवर्तन की शुरुआत की, जिस पर हम गौरव ले सके, दुनिया में बसने वाला कोई भी भारतीय गौरव ले सके। इस प्रकार के भारत की रचना की, इस प्रकार के भारत के निर्माण की शुरुआत 2014 से मोदी जी ने करी, जिसमें संस्कृति और इतिहास की सुगंध भी होगी, आधुनिक जरूरियातें भी सभी पूरी की जाएगी और विकास की दृष्टि से सब में पूरी दुनिया में उत्कृष्टता होगी, जो सुरक्षित भी होगा, समृद्धि भी होगा और संस्कारित भी होगा। ऐसे भारत की रचना का एक बीड़ा मोदी जी ने उठाया है। मैं अंडमान निकोबार की ही बहुत अल्प समय में बात करना चाहता हूं। यहां पर जो कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम था, इसके लिए मोदी जी ने 2018 में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर की नींव रखी। ये योजना का नींव रखा, बहुत कठिन योजना थी, मगर 2020 अगस्त में मोदी जी ही ने ही इसका लोकार्पण करने का काम किया। मोदी जी ने एक नई कार्य संस्कृति बनाई है। पहले एक सरकार योजना बनाती थी, 5 साल के बाद दूसरी सरकार नींव कर रखती थी, तीसरी सरकार बनाने का काम करती थी और चौथी सरकार उसका उद्घाटन करती थी। मोदी जी ने एक नई कार्य संस्कृति बनाई है। नींव भी उनकी ही सरकार करती है और उद्घाटन भी उनकी ही सरकार करती है। मैं मानता हूं कि विकास की दृष्टि से और एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह से चलाया जा सकता है, इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं और यहां पर ये अंडमान निकोबार में भी दिखाई पड़ता है, क्योंकि 18 में नींव डालना और 2020 में इसका उद्घाटन करना, 1224 करोड़ का समंदर के अंदर ये केबल बिठाना, 12 प्रमुख द्वीपों को जोड़ना और पोर्ट ब्लेयर में 200 जीबीपीएस तथा अन्य द्वीपों में 100 जीबीपीएस की दूरसंचार की बैंडविड्थ उपलब्ध कराना, मैं मानता हूं ये भगीरथ काम 2 साल में पूरा किया है। यहाँ एक फ्लैग पॉइंट भी मोदी जी ने बनाया। नेताजी यहां आए थे, सबसे पहला अंग्रेजों से स्वतंत्र होने का सम्मान भारत में अगर किसी भूभाग को है तो अपने अंडमान निकोबार को है। भारत का राष्ट्रध्वज सबसे पहले नेताजी ने सन 43 में यहां पर फहराया था और वही जगह पे 100 फुट ऊंचा तिरंगा फहराने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 द्वीपों का पुनः नामकरण भी किया। हेवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप, जो सारे हुतात्माओं को श्रद्धांजलि के रूप में नामकरण किया। नील द्वीप के नाम शहीद द्वीप, जिन्होंने यहां अपने जान का बलिदान दिया, उनको श्रद्धांजलि देने का काम किया। और रोस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया,
क्योंकि भले सुभाष चंद्र बोस ने 2 साल के अल्पकाल के लिए इस भूमि को स्वतंत्र कराया था, मगर अब चिरकाल के लिए, सनातन काल के लिए भूमि स्वतंत्रता प्राप्त कर चुकी है। इसका प्रतीक ये सुभाष चंद्र बोस द्वीप है, इसीलिए इसका नाम रखा गया। अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं, 20 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट की स्थापना की गई। इलेक्ट्रिक कारें और बसों का उपयोग यहां पर बढ़ाया गया है। 500 यात्री व 150 टन मालवाहक जहाजों का यहां शुरुआत किया गया है। स्मार्ट मीटरिंग पूरा हो चुका है। धानी खाड़ी बंद की ऊंचाई बढ़ाकर पीने का पानी का व्यवस्था किया गया है। मेडिकल कॉलेज 2015 में ही यहां शुरू कर दिया गया है। जल जीवन मिशन के तहत द्रुत गति से काम शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लगभग 478 ऋण स्वीकृत किए गए हैं, जो 100% के बाहर हैं। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, वो उसका 100% लक्ष्य हासिल कर दिया गया है। एक राष्ट्र एक रेशन कार्ड यहां पर लागू कर दिया गया है। स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र उसके 95 लक्ष्य के मुकाबले 129 स्वास्थ्य और सेहत केंद्रों की स्थापना करने का काम भी पूरा कर दिया गया है। पूरे लक्षद्वीप में कोई माता को केरोसिन जलाकर, लकड़ियां जलाकर खाना न पकाना पड़े, ये अंडमान निकोबार को धुआं मुक्त करने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो गया है और यहां पर भी देश की तरह एक विकास की बाहर आई है। मित्रों, आज मैं फिर से एक बार यहां जाने अनजाने अनेक हुतात्माओं और देश भर में जिन्होंने आजादी के लड़ते लड़ते अपना जीवन का सर्वश्रेष्ठ काल समर्पित किया मां भारती के चरणों में, और कुछ लोगों ने अपना पूरा जीवन ही बलिदान कर दिया। कई लोग अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आजादी के आंदोलन में लगे, अपनी पूरी भविष्य, अपना पूरा कैरियर भारत मां के चरणों में समर्पित किया। उन सभी के बलिदान और समर्पण को मैं नमन करता हूं और फिर एक बार वीर योद्धा सावरकर जी की स्मृति में मेरा प्रणाम कर मेरी बात को विराम देता हूं। वंदे मातरम। धन्यवाद महोदय। इस